नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे इस सेशन में। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का अध्याय 4, जिसका नाम है जाति धर्म और लैंगिक मसले। यानी कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कैसे भेदभाव होता है, किस तरीके से भेदभाव का सामना नारियों के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा किया गया, उनसे निपटने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए या कौन कौन से आंदोलन हुए, कौन कौन से रास्ते, कौन कौन से सोपान तय किए गए इन सब जो कुरीतियां हैं उनसे उभरने के लिए। तो आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का अध्याय नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। सबसे पहले बच्चों, श्रम का लैंगिक विभाजन। बच्चों, लैंगिक विभाजन श्रम का मतलब है कि लिंग के आधार पर श्रम का विभाजन, यानी कि कार्य को फिक्स कर देना कि ये कार्य इस लिंग वाले यानी कि महिलाएं करेंगी और ये कार्य पुरुष करेंगे। यानी कि लिंग के आधार पर कार्य का विभाजन ये शुरू से ही चलता आ रहा है बच्चों। जैसे अगर मैं बात करूं तो महिलाओं को घर के कार्यों के लिए उचित माना जाता है। कहा जाता था कि महिलाएं सिर्फ घर का कार्य ही करेंगी, बाहर का कार्य जो था पुरुषों का कार्य हुआ करता था। तो इसी हिसाब से श्रम के आधार पर जो लिंग का भेदभाव है उसके बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं कि लिंग के आधार पर काम का बंटवारा, श्रम का लैंगिक विभाजन एक कटु सत्य है जो हमारे घरों और समाज में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। घर के कामकाज महिलाओं द्वारा किए जाते हैं या महिलाओं की देखरेख में नौकरों द्वारा किए जाते हैं। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया कि कार्य का बंटवारा कर दिया गया है कि ये कार्य महिलाएं करेंगी और ये कार्य पुरुष करेंगे, और पुरुषों द्वारा बाहर के कामकाज किए जाते हैं। एक और जहां सार्वजनिक जीवन पर पुरुषों का वर्चस्व रहता है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को घर की चार दीवारी में समेट कर रखा जाता है। यानी कि कैसे लिंग के आधार पर ही श्रम का बंटवारा कर दिया गया है। बच्चों, एक होता है नारीवाद आंदोलन। नारीवाद आंदोलन का मतलब है नारियों को हक दिलाने के लिए जो आंदोलन किया जाता है उसे कहते हैं नारीवाद आंदोलन। महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य से होने वाले आंदोलनों को नारीवाद आंदोलन कहा जाता है। ये कुछ इसके छायाचित्र देख सकते हैं, उससे संबंधित जो है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि हाल के वर्षों में लैंगिक मसलों को लेकर राजनीतिक गतिविधियों के कारण सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की स्थिति काफी, यानी कि जो महिलाओं की जो स्थिति है उसमें काफी सुधार आया है तो राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण। यानी कि महिलाओं को आगे लाने का कार्य किया जा रहा है। कहीं ना कहीं पुरुषों की बराबरी में महिलाओं को लाने का जो राजनीतिक उद्देश्य है उसको पूरा किया जा रहा है। भारत एक पितृ प्रधान समाज है। पितृ प्रधान का मतलब होता है बच्चों कि यहाँ पे पुरुष जो होते हैं उनको सभी अधिकार दिए गए हैं। यानी कि एक जो परिवार का जो प्रधान होता है उसे पुरुष का हाथ होता है, पुरुष के हाथों में होता है, पूरा परिवार का पूरा पालन पोषण होता है। यानी कि पुरुष को ही महान समझा जाता है। आगे बात करें तो इसके बावजूद आज महिलाएं कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। महिलाओं को अभी भी कई तरह के भेदभावों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि लिंग के आधार पे, श्रम के आधार पे। कई बार तो ऐसे बच्चों ऐसा होता है कि कोई मजदूरी होती है जो महिलाएं करती तो पुरुषों के बराबर है, पर फिर भी उन्हें श्रम जो होता है, परिश्रम जो होता है उनका वो कम दिया जाता है, उनका वेतन कम दिया जाता है। तो इस तरह कई प्रकार के भेदभाव आज भी देखे जा सकते हैं। जैसे कि पुरुषों में 76% यानी कि 76% के मुकाबले महिलाओं में साक्षरता दर केवल 54% है। यानी कि आप देख सकते हो बच्चों, साक्षरता के अंदर ही कितना ज़्यादा फर्क आ रहा है। और ये कहीं ना कहीं उस सोच को दिखाता है कि महिलाओं का कार्य तो सिर्फ चार दीवारी के अंदर है, तो इन्हें पढ़ाने का क्या मतलब या क्या मायने हैं। तो उसी सोच के कारण आज भी साक्षरता दर जो है महिलाओं की वो काफ़ी कम है। ऊंचे पदों पर महिलाओं की संख्या काफ़ी कम है। यानी कि जो उच्च रैंक के जो अधिकारी होते हैं उनमें महिलाओं की संख्या काफ़ी कम है। बच्चों, कम है इसका मतलब ये नहीं है कि है ही नहीं। आज महिलाएं कलेक्टर से लेके राष्ट्रपति तक बन चुकी है भारत देश में। कई मामलों में यह भी देखा गया है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम वेतन मिलता है, जबकि पुरुषों की तुलना में महिलाएं प्रतिदिन अधिक घंटे काम करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेतन के अंदर भी डिफरेंस चलता है। आज भी अधिकांश परिवारों में लड़कियों के मुकाबले लड़कों को अधिक प्रश्रय दिया जाता है। यानी कि
जो लड़के जो होते हैं उनको आज भी अधिक सम्मान दिया जाता है। उन्हें ऐसा माना जाता है कि कल को ये परिवार का पालन पोषण करेंगे, इसलिए इन्हें बेहतर शिक्षा इनके पास होनी चाहिए, यानी कि वो अपनी रोजी रोटी अपने रोजगार के क्षेत्रों में आगे जा सके, इसलिए अधिक प्रश्रय दिया जाता है। ऐसे कई मामले देखने को मिलते हैं जिसमें कन्या को भ्रूण अवस्था में ही मार दिया जाता है, यानी कि कन्या भ्रूण अवस्था जो हत्या होती है उसको आज भी कई स्तर पर देखा जाता है, या आज भी ये न्यूज़पेपर के अंदर, अखबारों के अंदर ये चर्चा का विषय रहता है कि बहुत से हमने देखा होगा कन्या भ्रूण हत्या के मामले आते हैं, या कई बार जो जीवित लड़की जो होती है उसे भी बाहर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, या अनाथालयों में छोड़ दिया जाता है, अनाथ के रूप में छोड़ दिया जाता है। तो ये मामले आज भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत का लिंग अनुपात महिलाओं के पक्ष में दूर दूर तक नहीं है, यानी कि जो लिंगानुपात है उसकी बात कर रहे हैं बच्चों। इसके अलावा महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के कई मामले सामने आते हैं, और ये घटनाएं घर में और घर के बाहर भी होती हैं, यानी कि कई बार घर में भी अगर मैं बात करूं तो महिलाओं को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, या इससे बाहर अगर अपने बात करें तो कामकाज के क्षेत्र के अंदर भी महिलाओं को हीन दृष्टि से देखा जाता है, उनके साथ छेड़छाड़ भी की जाती है। नारीवादी आंदोलनों की आवश्यकता क्यों हुई, यानी कि नारियों को उनके हक दिलाने के लिए जो आंदोलन हुए, यानी कि नारीवादी जो आंदोलन हुए उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो कहीं ना कहीं इस बात का आंसर हमें अभी भी मिल चुका है कि उन्हें बराबरी का हक दिलाने के लिए सभी कार्य किए गए थे। तो नारीवादी आंदोलनों की आवश्यकता औरतों की सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए, शिक्षा के लिए, मतदान के लिए, महिलाओं की राजनीतिक स्थिति एवं सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए, यानी कि हर एक दृष्टिकोण से, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, उनके जो महिलाएं जो थी उनके हकों के लिए, उनको उन सभी स्थितियों के अंदर पुरुषों के बराबर लाने के लिए नारीवादी आंदोलन किए गए। इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे के ऊंचा उठाने और उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। मूलगामी बदलाव की मांग करने वाली महिला आंदोलनों ने औरतों की व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई, यानी कि जो महिलाएं हैं उन्हें परिवार में भी बराबर का हक दिया जाना चाहिए। परिवार के जितने भी वित्त संबंधी फैसले होते हैं या अन्य कोई भी फैसले होते हैं उनमें महिलाओं की भूमिका बराबर होनी चाहिए। इन्हीं सभी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए नारीवादी आंदोलन समय समय पर होते रहे हैं। समाज में महिलाओं की भूमिका, अब मैं बात करूंगा समाज में महिलाओं की भूमिका, यानी कि क्यों उनकी आवश्यकता पड़ी कि महिलाओं को बराबर लाना आवश्यक है, तो कौन सी वो भूमिकाएं थी, कौन सी कैसी स्थिति थी, उसकी बात करेंगे अपने। यह प्रचलित विश्वास है या चलन है कि औरतों का काम केवल बच्चों की देखभाल करना और घर की देखभाल करना है, यानी कि पहली सोच तो बच्चों यही होती है कि औरतें सिर्फ घर का काम करेंगी या बच्चों का लालन पालन करेंगी, उनका पालन पोषण करेंगी। यही सोच जो है बच्चों पितृसत्तात्मक सोच भी कहलाती है, क्योंकि घर के कार्यों को महिलाओं की जिम्मेदारी ही मानी जाती है, उनके कार्य को ज्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता। यानी कि बच्चों कई बार महिलाएं जो होती हैं वो घर पर बैठकर कोई घरेलू रोजगार के कार्य भी करती हैं, वो अपने लिए धन का आयोजन, धन की व्यवस्था भी करती हैं, पर फिर भी उनके उस धन को, उनके उस कार्य को बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता। आबादी में औरतों के हिस्सा आता है, परंतु राजनीतिक जीवन या सामाजिक जीवन में उनकी भूमिका न के बराबर है। यानी कि अगर मैं आबादी के पर्सपेक्टिव से देखूं, आबादी के हिसाब से देखूं, तो जनता तो लगभग बराबर है, औरतों और महिलाओं की संख्या तो बराबर है, पर वहीं राजनीतिक क्षेत्र में देखूं तो महिलाएं पुरुषों की आधी भी नहीं है बच्चों। तो ये उनकी स्थिति को दर्शाता है कि उनकी स्थिति कितनी पीछे है। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका का परिदृश्य बदल रहा है धीरे धीरे। अगर मैं आज की बात करूं तो आज महिलाएं उच्च पदों पर भी आसीन हो रही हैं, जैसे कि हमारे देश की राष्ट्रपति भी रह चुकी हैं, प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं, वित्त मंत्री भी रह चुकी हैं। आज सार्वजनिक जीवन के परिदृश्य में औरतों की भूमिकाएं काफी बदल गई हैं। वे एक वैज्ञानिक, डॉक्टर, शिक्षक आदि के रूप में सार्वजनिक जीवन में भूमिका निभाती दिखाई देती हैं। यानी कि आप देख सकते हो बच्चों कि जो महिलाओं की जो भूमिका है लगातार हमारे समाज में बढ़ती जा रही है। आज वो भी उच्च पदों पर आसीन हो रही है, पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। सार्वजनिक जीवन में औरतों की भागीदारी फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे जैसे देशों में
अधिक है। बच्चों अभी अगर मैं नॉर्वे देश की बात करूं तो हाल ही के चुनाव में नॉर्वे के अंदर 80% से ज़्यादा जो राजनीति के अंदर जो लोग होते हैं इनमें महिलाएं थी। तो आप खुद देख सकते हो ये जो बड़े बड़े जो देश हैं बच्चों, ये महिलाओं की भूमिका कार्यों के अंदर लगातार बढ़ा रहे हैं, क्योंकि महिला ही होती है जो बच्चों एक समाज का निर्माण करती है, समाज को बारीकी से जानती है, उसकी अच्छाइयों को उसकी बुराइयों को जानती है। इसलिए अगर महिलाओं को आगे लाया जाएगा, बराबर लाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो समाज के प्रति एक अच्छा कार्य जरूर करेंगी। महिलाओं के साथ भेदभाव तथा अत्याचार होते हैं। अब ये भेदभाव की बात करूं, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि उन्हें बराबर वेतन नहीं दिया जाता, उन्हें बराबर अवसर नहीं दिए जाते। अगर कार्यस्थल की बात करूं तो कार्यस्थल के ऊपर भी उनके साथ अत्याचार किए जाते हैं, उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता है। और साक्षरता की बात करें तो साक्षरता मात्र 54% है, जबकि पुरुषों की 76% है, 76% है। इसी प्रकार अब भी स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या है उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाई है, क्योंकि माँ बाप लड़कियों की जगह लड़कों की शिक्षा पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं और लड़कियों की शिक्षा पर ज़्यादा खर्च नहीं करते। पहुंचे पदों तक यानी कि अगर मैं बात करूं तो ऊंचे पदों तक बहुत ही कम महिलाएं पहुंच पाई हैं। उच्च भुगतान अनुपात में औरतों की संख्या बहुत ही कम है। अभी महिला सांसदों की लोकसभा में संख्या 100% तक नहीं पहुंची और प्रांतीय विधानसभाओं में उनकी संख्या 50% से भी कम है। ये बात कर रहे हैं बच्चों राजनीति के अंदर महिलाओं की हिस्सेदारी की, कि राजनीति यानी कि लोकसभा विधानसभा इनके अंदर महिलाओं की हिस्सेदारी क्या है। महिलाओं को ज्यादातर काम पैसे के लिए नहीं मिलते, पुरुषों की अपेक्षा उनको मजदूरी भी कम मिलती है, भले ही दोनों ने समान कार्य किया हो, यानी कि वेतन के अंदर भी उनके जो है वो डिफरेंस किया जाता है, अंतर रखा जाता है। पुरुषों को ज्यादा वेतन दिया जाता है महिलाओं की अपेक्षा। लड़की का जन्म परिवार पर एक बोझ समझा जाता है, क्योंकि उसे जन्म से लेकर मृत्यु तक परिवार को कुछ न कुछ देना ही पड़ता है। यानी कि ये माना जाता है पितृसत्तात्मक समाज के अंदर कि अगर लड़की हुई तो उसके जन्म से लेके उसकी शादी तक, शादी से लेके उसके मरने तक हमेशा जो समाज है, जो परिवार है, उसे कुछ न कुछ हमेशा कुछ न कुछ देते ही रहना पड़ेगा। तो उसके जन्म के साथ ही उन सभी जो कुरीतियां हैं वो दिमाग में आ जाती है कहीं ना कहीं कि ये हमारे लिए एक आर्थिक बोझ ही बन सकती है, न कि सहारा बन सकती है। तो बच्चों इस सोच के साथ ही कहीं ना कहीं भेदभाव प्रारंभ हो जाता है एक लड़की के साथ। शिक्षा के क्षेत्र में भी लड़कियों से भेदभाव किया जाता है, जहां लड़कों को जीवन यापन करने के लिए कोई ना कोई काम सिखाया जाता है, वहीं लड़कियों को रसोई तक ही सीमित रखा जाता है। यानी कि ये माना जाता है कि लड़कियां तो रसोई का कार्य ही करेंगी, जबकि लड़कों को रोजगार के लिए कुछ विशेष प्रकार की स्किल्स, कौशल भी दिए जाते हैं। पितृ प्रधान समाज की अगर मैं बात करूं तो हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। दिन प्रतिदिन महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, इसके बावजूद महिलाएं अभी पीछे हैं। इसलिए हमारे समाज को पितृ प्रधान समाज माना जाना उचित है या गलत नहीं है कि हमारा एक समाज पितृ प्रधान समाज है। निजी और सार्वजनिक विभाजन, अब यहां भी अगर अपने बात करेंगे लैंगिक जो श्रम लैंगिक के आधार पर कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में कैसे विभाजन किया जाता है एक महिला और एक पुरुष के बीच। श्रम के लैंगिक विभाजन, अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ न कुछ काम करती हैं, लेकिन उनके काम को ज्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता और उन्हें दिन रात काम करने पर भी उसका श्रेय नहीं मिलता। यानी कि अगर एक महिला घर के कार्य के साथ कोई अन्य कार्य करके अपने लिए रोजगार के अवसर बनाती है या अपने लिए अपने जीवन यापन के लिए या परिवार के जीवन यापन के लिए जो धन जुटाती है, तो भी उस धन का मूल्य अधिक नहीं आंका जाता। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है, यानी कि आज अगर मैं विश्व के दृष्टिकोण से देखूं तो 50% पुरुष जनसंख्या है और 50% महिला जनसंख्या है। पर सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य ही है। यानी कि आज भी राजनीतिक और सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर मैं बात करूं तो उनकी जो भूमिका मानी जाती है, उनका जो योगदान माना जाता है, वो लगभग किसके बराबर है? शून्य के ही बराबर माना जाता है। विभिन्न देश में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए। जैसे कि बच्चों अगर मैं बात करूं अमेरिका की,
ब्रिटेन की, यानी कि जो बड़े बड़े देश हैं बच्चों, वहां भी महिलाओं को अपने मत के अधिकार के लिए, यानी कि मताधिकार के लिए आंदोलन करने पड़े, क्योंकि बच्चों कहीं ना कहीं ये सोच थी कि महिलाएं जो हैं वो इतने विवेकपूर्ण ढंग से अपने प्रत्याशी का चयन नहीं कर पाएंगी। तो इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा गया था, यानी कि नारीवादी आंदोलन का रूप दिया गया था। अब बच्चों बात आती है सांप्रदायिकता। बच्चों सांप्रदायिकता शब्द का मतलब होता है किसी एक धर्म को श्रेष्ठ मानना और दूसरे जो अन्य जो धर्म होते हैं उनका सम्मान न करना या उन्हें नीचा मानना। इस स्थिति को बोला जाता है सांप्रदायिकता। आपने सुना होगा बच्चों सांप्रदायिक दंगे। तो सांप्रदायिक दंगे में यही होता है बच्चों कि कोई एक धर्म अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए अन्य धर्म के लोगों का दमन करता है। तो अपने धर्म को ऊंचा समझना तथा दूसरे के धर्मों को नीचा समझना और अपने धर्म से प्यार करना और दूसरे के धर्मों से घृणा करना की प्रवृत्ति को सांप्रदायिकता कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसी भावना आपसी झगड़ों का मुख्य कारण बन जाती है और इस प्रकार प्रजातंत्र के मार्ग में एक बड़ी बाधा उपस्थित हो जाती है और देश का बंटवारा इसी भावना का परिणाम था। अगर मैं भारत देश के बंटवारे की बच्चों बात करूं तो कहीं न कहीं सांप्रदायिक आधार पर ही भारत के बंटवारा किया गया था और भारत जो भूमि थी उसको दो भागों में बांटकर पाकिस्तान और भारत दो देश बनाए गए थे। धर्म और सांप्रदायिकता और राजनीति, अब हम तीनों के आपसी रिलेशन की बात करेंगे। तो लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होते हैं। ये तो था बच्चों लैंगिक विभाजन। अब मैं अगर धार्मिक विभाजन यानी कि धर्म के आधार पर विभाजन की बात करूं तो ये अक्सर राजनीति के जो मैदान में अभिव्यक्त यानी कि बताया जाता है, अभिव्यक्ति की जाती है। धार्मिक विभाजन को संप्रदायवाद कहते हैं, यानी कि जो धर्म के आधार पर विभाजन होता है। संप्रदायवाद के कारण देश में झगड़े होते हैं और शांति भंग होती है। ऐसे वातावरण में लोकतंत्र पनप नहीं सकता। यानी कि अगर सांप्रदायिक रूप से अगर कोई एक सरकार का चुनाव होता है तो वह दूसरे के हमेशा दमन ही करेगी, तो कहीं ना कहीं देश की शांति हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। और समुदायवाद के कारण देश के अंदर घृणा व मतभेद उत्पन्न होते हैं और देश की एकता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार लोकतंत्र को खतरा पैदा हो जाता है। क्योंकि बच्चों देखो, हमारा नारा होता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सभी को हम एक मत से लेकर चलते हैं। वही अगर मान लो देश के अंदर जो बहुल क्षेत्र है हिंदू मुस्लिम, उनमें भी आपस में टकराव हो जाए तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दंगे फैलना प्रारंभ हो जाते हैं जो लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करते हैं। जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगता है और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है, इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और विकट होने लगती है और राजनीति से धर्म और इस तरह जोड़ना सांप्रदायिकता संप्रदायवाद है। यानी कि जब राजनीति भी संप्रदाय से जुड़ जाती है, कहीं ना कहीं उन सांप्रदायिक मामलों में किसी एक धर्म को बढ़ोतरी देती है, किसी एक धर्म को राज्य धर्म या राष्ट्र धर्म का दर्जा प्रदान कर देती है, तो कहीं ना कहीं वैसे श्रेष्ठता प्रदान कर रही है। और जब किसी एक धर्म को श्रेष्ठता प्रदान हो जाएगी तो वह दूसरे धर्म का क्या करेगा, दमन ही करेगा। लोकतंत्र की सफलता का आधार है जनता में सहनशीलता, साझेदारी, बंधुत्व और सभी के विचारों के प्रति सहिष्णुता आदि। परंतु संप्रदायवाद के कारण इन सभी के मार्गों में बाधा उत्पन्न हो जाती है। यानी कि अगर संप्रदायवाद होगा तो ना ही तो देश में एकता होगी, ना ही बंधुत्व का नारा होगा, यानी कि बंधुत्व होगा, और हर एक व्यक्ति जो एक दूसरे के विचारों के कट्टर हो जाएंगे, यानी कि उनका विरोध करना प्रारंभ कर देंगे। सांप्रदायिकता के रूप, अलग अलग रूपों की बात करूं तो जैसे कि हमने पहले भी बात की, एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना, अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा रखना, यानी कि अपने ही धर्म के अनुसार एक अलग राजनीतिक इकाई बनाना, धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्मगुरुओं की भावनात्मक अपीलों का प्रयोग करना, यानी कि धर्म के आधार पर ही अपनी राजनीति को चलाना, उन्हीं कानूनों को मानते हुए आगे बढ़ना, संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार करना, यानी कि सांप्रदायिक दंगे करना, किसी एक व्यक्ति के कहने पर उस धर्म के प्रति नारे लगाते हुए दूसरे धर्म के लोगों का दमन करना, मारना, पीटना और नरसंहार करना, ये इसी के कारण होते हैं बच्चों।
धर्मनिरपेक्ष शासन। बच्चों भारत एक धर्मनिरपेक्ष शासन है, शासक देश है, क्योंकि यहाँ किसी भी एक धर्म को राज्य धर्म का दर्जा नहीं दिया गया या ना ही किसी एक धर्म को श्रेष्ठता का दर्जा दिया गया। ये होती है बच्चों धर्मनिरपेक्षता, यानी कि सांप्रदायिकता को अलग कर देना, यानी कि किसी एक धर्म को श्रेष्ठ न मानना, ये होती है बच्चों धर्मनिरपेक्षता। तो भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता, इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी, यानी कि सभी को हर एक धर्म के अपने धर्म के प्रचार करने की आज़ादी है। धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित कर सकता है राज्य सरकार, और शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार है। और संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव को निषेध किया गया है। अब बच्चों ये जरूरी था, अगर ये ना होता तो जो धार्मिक समुदाय के जो लोग थे, कि विशेष धार्मिक समुदाय से जुड़े हुए, फिर वो अपनी मनमानी करना प्रारंभ कर देते। तो कहीं ना कहीं राज्य का या स्टेट जो केंद्र सरकार का कंट्रोल है रहना चाहिए। जातिवाद, जाति प्रथा आज भी भारतीय समाज का अभिन्न अंग है। जातिवाद यानी कि अपने आप को जातियों में बांटना, एक जाति को श्रेष्ठ घोषित कर देना और अन्य जातियों को निचली जातियों या निचले तबके के लोगों को लोग मानना और उनका दमन करना प्रारंभ कर देना। समय समय पर इसमें अनेक बदलाव आते गए और अनेक सुधारों से सुधारने का प्रयत्न, यानी कि अनेक प्रकार के रास्तों से उन्हें सुधारने का प्रयत्न किया गया। जैसे कि बच्चों अगर मैं आज़ादी के समय की बात करूं तो आज़ादी के समय ये जो जातिगत जो भेदभाव थे काफ़ी ज़्यादा थे। धीरे धीरे उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, उन्हें कहीं ना कहीं समाज में बराबरी का दर्जा दिया गया और जो देश की मुख्य धारा थी उस मुख्य धारा से जोड़ा गया ताकि वो अपने आप को बराबर महसूस करें। तो वही प्रयासों की बात कर रहे हैं बच्चों की, बहुत सारे प्रयास भी किए गए थे। भारतीय संविधान ने किसी भी प्रकार के जातिगत भेदभाव का विरोध किया और जाति व्यवस्था से पैदा होने वाले अन्याय को समाप्त करने पर जोर दिया है। यानी कि भारतीय जो शासन प्रणाली है इसने कभी भी जातिगत होकर या जातीय रूप के अंदर कार्य नहीं किया। ये एक लोकतंत्र के रूप में कार्य करती है जिसमें सभी जातियों को समान का हक दिया गया है। परंतु इतना सब कुछ होने पर भी समकालीन भारत में जाति प्रथा विदा नहीं हुई है और जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू आज भी विद्यमान हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसे आज भी हैं जो जाति प्रथा को मानते हैं। जैसे कि मैं विवाह की ही बात कर लूँ तो शादी की भी बात कर लूँ तो अपनी जाति से अलग दूसरे समुदाय में शादी नहीं करते। अगर हिंदू की शादी मुसलमान से होगी तो उसका विरोध करते हैं, मुसलमान की शादी हिंदू से होगी तो उसका विरोध किया जाता है। यानी कि आज भी उस जाति व्यवस्था को मानते हुए आगे बढ़ रही है। अभी भी अधिकतर लोग अपनी जाति कबीले में नहीं विवाह करते, यानी कि अपने जाति या कबीले से अलग विवाह नहीं करते। सदियों से जिन जातियों का पढ़ाई लिखाई के क्षेत्रों में प्रभुत्व स्थापित था वह आज भी है और आधुनिक शिक्षा में उन्हीं का बोलबाला रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं बच्चों ब्राह्मण वर्ग की, तो ब्राह्मण वर्ग जो था वो हमेशा से पढ़ा लिखा शिक्षित था, तो आज भी ब्राह्मण वर्ग के लोग पढ़े लिखे और शिक्षित हैं और आगे हैं। इसके अलावा अगर मैं शूद्र वर्ग की बात करूं या निचली जाति के लोगों की बात करूं तो उनका पढ़ाई लिखाई से कोई नाता नहीं था, तो आज भी वो प्रचलन है बच्चों, जो निचली जाति के लोग हैं उनमें पढ़ाई का उतना रुझान नहीं है। और जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा गया था उनके सदस्य अभी तक स्वाभाविक रूप से पिछड़े हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। और जिन लोगों का आर्थिक क्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित था वे आज भी थोड़े बहुत अंतर के बाद मौजूद है। यानी कि जो पुराने पीढ़ियों से वैश्य समाज से जो संबंध रखते थे, जो व्यापारी वर्ग थे, वो आज भी व्यापार का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पैसे से भी समृद्ध हैं। जाति और आर्थिक हैसियत में काफी निकट का संबंध माना जाता है। और देखो बच्चों ये क्यों होता है, आर्थिक यानी कि अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो कहीं ना कहीं आपका रुतबा भी ज्यादा होगा, और एक कुछ विशेष जाति के लोगों के पास ही अधिक धन है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं पौराणिक जो विचार थे वहीं से निकला हुआ विचार है। और देश में संवैधानिक प्रावधान के बावजूद जाति प्रथा अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, यानी कि आज भी कहीं ना कहीं जाति प्रथा चल रही है। राजनीति में जाति, अब बात करेंगे बच्चों राजनीति में जाति की क्या भूमिका रही है। चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखना। अब बच्चों होता क्या है, जैसे मान लो किसी विशेष क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं, जैसे मान लो कोई यादव है
और वो चुनाव में खड़ा हो गया, तो फिर वो अपनी जाति के समुदायों का अलग से समीकरण निकालता है कि इसके अंदर कितने समुदाय के लोग यादव हैं, कितने जाट हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने वैश्य या निचली जाति के लोग हैं, वो सबका समीकरण निकालता है और फिर उसके हिसाब से अपनी रणनीति तैयार करता है। तो कहीं ना कहीं राजनीति में भी जाति जो गणना जो है, ये जाति जो विचार है वो पैदा हो रही है। समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाना, यानी कि देखा जाता है कि किस क्षेत्र के अंदर कौन सी जाति बहुल है, फिर उनको उकसाया जाता है, उनको समर्थन जुटाया जाता है, उनसे समर्थन लिया जाता है, ताकि जब वो सारे वोट एक जगह पड़े तो कहीं ना कहीं वो अपनी सत्ता स्थापित कर सकें। तो देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है और कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती, यानी कि कहीं ना कहीं ये जातिगत समीकरण भी काम नहीं आ रहे हैं। अब बात आती है बच्चों जातिगत असमानता की। जाति के आधार पर आर्थिक विषमता अभी भी देखने को मिलती है। ऊंची जाति के लोग सामान्यतः संपन्न होते हैं और पिछड़ी जाति के लोग बीच में आते हैं और दलित तथा आदिवासी सबसे नीचे आते हैं, यानी कि आर्थिक रूप से देखा जाए बच्चों, क्योंकि देखो उनका हमेशा से दमन होता आया था। अगर मैं बात करूं SC ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की, तो उनका हमेशा से दमन होता हुआ आया था। अब भारतीय संविधान में उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए, धीरे धीरे वो उभर रहे हैं, पर आज भी उन लोगों के बराबर नहीं आ पाए हैं। और सबसे निम्न जातियों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है, यानी कि अगर मैं बात करूं कि गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करते हैं, उनके अंदर जो ज़्यादातर जो लोग हैं बच्चों, या जो ज़्यादातर परसेंटेज जो संख्या है वो जनजाति और जनजातियों की ही है, SC और ST की ही है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये आज का अध्याय यही समाप्त होता है। आज के अध्याय में हमने जातिगत जितने भी जाति, धर्म और लैंगिक जितने भी मसले थे सबको राजनीति से जोड़ के देखा, श्रम से जोड़ के देखा और उनके प्रभाव कि इनके प्रभाव हमारी इस व्यवस्था पर, हमारे समाज पर क्या पड़ रहे हैं, उन सब के बारे में जाना। तो बच्चों आज के हमारे इस अध्याय में इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारे अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।